हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मिल रहे हैं रात के 8 बजे अपने सेम टाइम पर। आज मैं लाइव नहीं आ पाई हूँ, जिसका रीज़न क्या है कि है मंडे और मुझे काम है, इसलिए मैं नहीं निकल पाया। कल संडे था इसलिए मैं आ पाई थी, कर पाई। फिलहाल के लिए क्लास तो हमको करना ही है, चाहे वैसे चाहे वैसे। और ये यहाँ पर हमारे संस्कृत में जो कारक है, हिंदी ग्रामर में भी कारक है, संस्कृत में भी कारक है, हम जानते हैं, हमें पढ़ना है, सिलेबस में है। आज ही आपका है चैप्टर थर्ड, ठीक है। ये तीसरा चैप्टर, दो चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पूरा बता दिया है। जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो आएंगी, हम आपकी बार प्रश्नों पे जोर ज़्यादा देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि मेरा मोटिव है कि मैं आपको बस ऊपर से जितनी भी चीज़ें हैं, एक एक टॉपिक पे कुछ आपसे डिस्कस कर ले रही हूँ। चीज़ें जितनी हैं एग्जाम में जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं वो मैं इस बार बता रही हूँ। हर बार मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी में हर चीज़ बता दी, लेकिन इस बार मैं वो ऐसा नहीं कर रही हूँ। जो मेन मेन चीज़ें हैं, जो की एलिमेंट होते हैं हर एक थ्योरेटिकल टाइप के, वो मैं आपको हर बार डिस्कस कर रही हूँ। मेरा इस बार फोकस पूरा कोर्स को जल्दी से कवर करके क्वेश्चंस पे रहेगा, हर तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है कि बाकी थ्योरी आप लोग इस बार वैसे भी आप लोग लिखना पसंद नहीं करते, ये बात मैं जानती हूँ। आप लोगों को बस चीज़ें मिल जाए, आप लोग पढ़ लें, ये आप ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। ठीक है, कोई नहीं, जैसा आपका एक्सपीरियंस आपको हो चुका है तो बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं, हो जाएगा। आपके रिजल्ट की एक न्यूज़ है कि ये मान के चलिए कि 10 अप्रैल तक आ जाएगा, ठीक है। आज कॉलेज में गई थी अपने पुराने जहाँ पर, तो वहाँ पर डिस्कशन था कि 10 अप्रैल तक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट से फिर जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए बातें चल रही हैं। अब वो हो सकता है कि आप लोगों का भी हो सकता है, नहीं तो फर्स्ट वालों का हो सकता है, जैसा भी होगा। क्योंकि अभी आप लोग की चांसेस मुझे कम लग रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग की जो है टीचिंग नहीं लगी है, बहुत कुछ है। तो वो सारा चीज़ पेंडिंग पड़ेगा, लेकिन ये है कि फर्स्ट वालों का आई थिंक उनके एग्जाम की बात हो रही है और आपके रिजल्ट की, तो देखते हैं एक अच्छी न्यूज़ हमें मिल सकती है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इसी के साथ अपनी क्लास की, जहाँ पर हम संस्कृत देखेंगे। 25 नंबर का पेपर है, आप जानते हैं, ऑलरेडी 18 प्रश्न आएंगे, ये भी आप जानते हैं। आप जुड़े इस शाइन क्लास साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई दिक्कत होती है तो पूछिए, देखिए, समझिए, आप कमेंट करिए, मेल बॉक्स में पूछिए, कहीं भी पूछिए। और आपको इन सभी सब्जेक्ट की नोट्स अगर चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो आप लोग जो वहाँ पर जाते हैं और आज सर से कहते हैं डेमो चाहिए, तो फ्रेंड्स डेमो क्या चाहिए? जब मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, आपको 2 साल से पढ़ा रही हूँ, दिखा रही हूँ, बता रही हूँ, और जैसे ये नोट्स बनी हुई है वैसे वो भी नोट्स है। बस ये है कि वो नोट्स अलग होती, ये वाली अलग होती, इसको मैं डेली बनाती हूँ। और वो वाली नोट्स जो होती है मैं पहले से एक सेट में बनाकर रखती हूँ। उसके कंटेंट और इसके कंटेंट में टॉपिक जो सेम लिखा है, संस्कृत में कारक, यही उसमें भी लिखा है, लेकिन जो टेक्स्ट लिखा है वो उसमें अलग है, उसमें अलग है। तो आप डेमो को यहाँ पे यूट्यूब की क्लासेस से देख के जाओ, वहाँ पे ऐसा करो, वहाँ पे डेमो आपके लिए काफ़ी दिक्कत बन जाता है। चलिए फिर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को, देखते हैं। बेसिक चीज़ें हैं, सिंपल, ठीक है। कारक क्या होता है, सबसे पहला प्रश्न आपको पूछेगा, कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आएंगी। तो पहला एक डेफिनेशन है, हम ऐसा पढ़े भी हैं बहुत बार, आज रिवीजन भी कर रहे हैं इस टॉपिक पे एक फिलहाल से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से, यानी कि उसमें संज्ञा आ सकता है, सर्वनाम हो सकता है, संबंध बतलाया जाता है, ठीक है। क्या बताया जाता है? संबंध जोड़ा जाता है, वो कारक कहलाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा, एकदम साधारण सी परिभाषा। आप 1 नंबर में, 2 नंबर में कहीं भी लिख सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम के जिस भी रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका एक संबंध बतलाया जाता है, वो कारक कहलाता है। कारक के अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कुछ करने वाला, ठीक है। कारक का मतलब क्या है कि कुछ करने वाला, अर्थात जो कोई क्रिया करने की भूमिका निभाता है, जो कोई में कोई भी हो सकता है, जो भी क्रिया की भूमिका को निभाता है उसे हम कारक कहते हैं, कारक कहा जाता है। आई होप यहाँ तक बेसिक साधारण सी परिभाषा आपको ऐसे आएगी। आप ये मत सोचिएगा कि संस्कृत में आई है तो हम हिंदी वाली लिखे या ना लिखे, आपको ऐसे ही लिखना है। कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसमें अलग कुछ करना है, सेम चीज़ें दोनों में है। बस यही था कि संस्कृत में कहा जा रहा है और ये हिंदी में कहा जा रहा है, ठीक है। सिंपल सा लिखना है, कोई बहुत अलग से नहीं करना है, प्रॉब्लम नहीं करिएगा, आराम से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटने वाला। बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, जो उसमें है, जो कारक उसमें है वो कारक इसमें भी है, बाकी कुछ चेंज इसमें विशेष नहीं है। क्लियर? तो परिभाषा अगर पूछी जाती है तो आपको सिंपल सी परिभाषा लिखनी है। आपको ये लिखना हो तो ये लिख सकते हैं, आपको कोई और भी याद हो तो आप वो भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही वहाँ पर मेंशन करना हो। आगे देखते हैं इसके बाद क्या टॉपिक है। थोड़ी सी आवाज़ें आ रही होंगी, आई नो, लेकिन फ्रेंड्स मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि जहाँ मेरा ऑन रोड पे मेरा घर है वहाँ पर आवाजाही की प्रॉपर चीज़ें हैं और दो ऑफिस हैं गवर्नमेंट की, जिसकी वजह से वो आवाजाही होगी, ठीक है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं, मुझे टाइम जैसे मिल पाया मैं क्लास आपके लिए कंडक्ट कर रही हूँ। विभक्ति किसे कहते हैं, विभक्ति की परिभाषा बताइए। विभक्ति के बारे में कुछ पूछता है कि क्या होता है, तो कहेंगे, लिखेंगे आप, विभक्ति शब्द का अर्थ है विभाजित होने की क्रिया। विभक्ति का अर्थ होता है विभाजित होने की क्रिया या भाव, विभाजित होने की क्रिया या भाव, या विभाग या विभाजन, ठीक है। जहाँ पे अलगाव दिख रहा है, हमको एक प्रकार से विभाजित किया जा रहा है सबको,
व्याकरण शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के आगे उस प्रत्यय चिन्ह को विभक्ति कहते हैं जिससे यह ज्ञात हो जाता है कि उस शब्द का क्रिया के साथ क्या संबंध है। ये विभक्ति जो चिन्ह होते हैं ये हमें ये बताते हैं कि जिन भी प्रत्यय चिन्ह को वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं उसके आगे ये प्रयुक्त होते हैं और हमको ये बतला देते हैं कि क्रिया से उनका संबंध यहाँ पर क्या है। ये विभक्ति की छोटी सी परिभाषा है, हो सकता है ना भी आए, कोई ज़रूरी नहीं है। जो भी चीज़ें आएंगी हम देख लेंगे। आगे चलते हैं इसी के साथ। जिसके द्वारा कारक और वचन विशेष का बोध होता है उसे हम विभक्ति कहते हैं। ये एक छोटी सी परिभाषा मैंने और ले ली है। जिससे कारक और वचन विशेष का बोध होता है उसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सभी 7 विभक्तियां होती हैं और प्रत्येक विभक्ति के 3 वचन होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत में जो 3 लिंग होते हैं नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता है, सिर्फ वो संस्कृत में ही होता है। गॉट इट? ईच एंड एवरी पॉइंट सिंपल। आप विभक्ति की कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, आप कारक की कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको यही लिखना है। जो आपको उचित लगे, जो आपको उस समय याद हो, आप वो वहाँ पर क्लियरली मेंशन करके लिख सकते हैं, अपना नंबर ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि संस्कृत में कारक के भेद कितने होते हैं। तो 6 होते हैं। कितने होते हैं ध्यान रखिएगा, ये आपको मतलब ऑब्जेक्टिव वाले में आ सकता है कि कारक के कितने भेद होते हैं संस्कृत में। तो 6 हैं, ध्यान रखिएगा। छा लिखा जाता है, छा होते हैं। बहुत ही क्लियरली सिंपल बात है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हम मिस आउट कर देते हैं और वो प्रश्न बन जाता है। अब देखते हैं, यहाँ पर पढ़ा है, एक तरफ मैंने कॉलम बनाया है संस्कृत की विभक्तियाँ हैं, एक तरफ कारक है, एक तरफ हिंदी वही विभक्तियों का जो अर्थ होता है वो लिखा हुआ है। आई होप कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है, नहीं है। सिंपल चीज़ें, नॉर्मल, ठीक है, क्लियर एवरीथिंग। चलिए आइए देखते हैं, बात करते हैं प्रथमा विभक्ति की। प्रथमा विभक्ति का कारक क्या है? कर्ता कारक। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, चिन्ह क्या है? ने। अर्थ क्या है? ने, ठीक है। विभक्ति को परसर्ग भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, परसर्ग ने भी पढ़ा जाता है, बहुत जगह आपको ये भी मेंशन करता हुआ दिखेगा। बात करते हैं द्वितीय विभक्ति की, तो कर्म कारक, उसका जो चिन्ह है, जो अर्थ है वो है को। इनको चिन्ह के नाम से भी हम कहते हैं और विभक्ति के नाम से भी हम कह रहे हैं और जो है अर्थ के नाम से भी हम प्रयुक्त करते हैं। पढ़ते में कई चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं अलग अलग जगह पर। तो पहला पॉइंट यहाँ पर पहला क्या था? प्रथमा विभक्ति। द्वितीया, बात करते हैं तृतीया की, तो तृतीया है करण कारक, ठीक है। तृतीया का संबंध किससे है? करण कारक से के द्वारा। चतुर्थी की बात करते हैं तो संप्रदान का अर्थ को के लिए। पंचमी की बात करते हैं तो अपादान, ठीक है, यहाँ पे ना बना दो, अपादान से अलग होने में, ये भी हम वहाँ पर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं षष्ठी विभक्ति की, तो संबंध के साथ का, की, के, रा, री, रे। सप्तमी की बात करते हैं तो अधिकरण कारक में, पे, पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हम वैसे भी हम इसको ऑलरेडी पढ़े हैं, जानते हैं, ये हिंदी ग्रामर में कई बार पढ़ा है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है और चिन्ह क्या है? ने। द्वितीय विभक्ति कारक कौन सा? कर्म, और विभक्ति क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे पढ़ा है कि नहीं? तृतीय विभक्ति करण कारक से के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति में आपको संप्रदान के लिए यहाँ पे आपका उसका अर्थ। बात करते हैं पंचमी की, तो अपादान से अलग होने का जहाँ पर बोध होता है, जहाँ से कोई चीज़ अलगाव की प्रतीत हो रही है, तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं। षष्ठी विभक्ति का संबंध किससे? संबंध कारक से, संबोधन से, काकी रे, रारी रे। सप्तमी का अधिकरण से, में, पे, पर, ठीक है, क्लियर, सिंपल चीज़ें। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक नहीं होगी। बेसिक चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। आगे चलते हैं, अब हम एक एक जो कारक है जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं वो जानेंगे और इनसे जुड़ा हुआ कुछ नियम है वो जानेंगे। अगर क्लास समझ में आ रही है तो लाइक भी करिएगा फटाफट सभी लोग। देखते हैं क्या चीज़ है। तो पहला पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, जो कि हम पढ़े और जानते हैं। इनके अगर चिन्ह की बात करते हैं तो कर्ता ने इनका चिन्ह होता है, आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर, सिंपल बात। ये होता क्या है? कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक की परिभाषा क्या होती है? आपको एक सिंपल सा प्रश्न बन सकता है, बहुत बार बना भी हुआ है। तो जो व्यक्ति क्रिया करता है, ठीक है, वाक्य में जो सिंपल सी बात है कि आपको जो कर्ता प्रधान दिखे वो हमारा कर्ता कारक कहलाता है, जो आपको क्रिया करते हुए दिखे। यानी कि जो व्यक्ति क्रिया करता है उसे करने वाले को, कोई भी काम करने वाले को हम यहाँ पर कर्ता कारक कहते हैं। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ता है, ये हिंदी का एक अनुवाद लिखा हुआ है। अगर यही चीज़ संस्कृत में उदाहरण के तौर पर लिखी हुई तो लिखा होगा बालका पुस्तकम पठति। आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप कर्ता कारक की परिभाषा लिख रहे हैं तो कर्ता कारक की सेम परिभाषा ऐसे लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई संस्कृत की परिभाषा नहीं ढूंढनी है। लेकिन जब उदाहरण वहाँ दीजिएगा तो आप ये वाला उदाहरण लिखिएगा, अर्थात अर्थ लिख के भले लिख दीजिएगा मीनिंग, लेकिन उदाहरण आप ये संस्कृत वाला ही वहाँ पर नोट डाउन करिएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा संस्कृत ओरिएंटेड सब्जेक्ट है तो हमें कुछ चीज़ें वहाँ पर ऐसे क्लियरली मैंशन करके लिखनी होगी।
तो आपको जो भी उदाहरण याद रहे, जो भी उदाहरण आपको ईजी लगे, आप वही देख लीजिए, वही बार बार कर दीजिए। 5 उदाहरण आप हर जगह का रिपीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बार बार वो रिपीट कर देंगे तो इसका कोई दिक्कत नहीं है कि नंबर कटेगा, ठीक है। तो जो व्यक्ति क्रिया करता है, करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इनका जो चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह, वो नहीं होता है। और जैसे यहाँ पर उदाहरण की अगर हम बात करें तो बालका पुस्तकम पठति, बालका पुस्तकम पठति, लड़का पुस्तक पढ़ता है, जहाँ पर एक वचन की बात हो क्योंकि लड़का लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, देखिए क्या है। इस वाक्य में पढ़ने की क्रिया बालक कर रहा है। जब हमने वाक्य को पढ़ा तो हमें ये प्रतीत हुआ कि इस क्रिया को कौन कर रहा है, बालक कर रहा है, इसलिए बालका जो है वो कर्ता कारक हुआ। बालका जो है यही यहाँ पर कर्ता हुआ क्योंकि यही क्रिया इसके द्वारा ही की जा रही है। एनी प्रॉब्लम? नो। अब बात कर लेते हैं, इनसे संबंधित कुछ नियम भी हैं। इनसे संबंधित, इनसे जुड़े हुए कुछ मुख्य छोटे छोटे 1-2 नियम भी हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। तो पहला नियम यहाँ पर क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। तो कर्ता कारक के चिन्ह ने के प्रयोग से संबंधी एक नियम है, वो नियम ये है। और नियम ये बतलाता है आपको कि ने का प्रयोग कर्ता के साथ तब होता है। ने का प्रयोग, ये जो ने परसर्ग चिन्ह है, कर्ता ने ये जो परसर्ग चिन्ह है, इनका प्रयोग कर्ता के साथ तब होता है जब क्रिया सकर्मक तथा सकर्मक हो। क्रिया 2 प्रकार की है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। तो जब क्रिया सकर्मक रहती है, जब क्रिया सकर्मक रहती है तब वहाँ पर हम परसर्ग ने का चिन्ह लगाते हैं कर्ता के साथ। अगर वो सामान्य भूतकाल में है तो, आसन्न भूतकाल में है तो, पूर्ण भूतकाल में है तो, संदिग्ध भूतकाल में है, इसमें है, या वाक्य कर्मवाच्य में है या भाववाच्य में है, तो वहाँ पर हम ने परसर्ग चिन्ह का प्रयोग करके कर्ता के साथ संबोधित करते हैं अथवा अन्यथा नहीं करते हैं। सिंपल बातें हैं, ध्यान रखिएगा। जिसमें से एक बात बहुत ही क्लियर ध्यान रखिएगा कि आपको हो सकता है कि ये भूतकाल की चीज़ें नहीं याद हो। आई एम श्योर अबाउट इट कि नहीं याद होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया जो बेसिक चीज़ है वो ज़रूर याद होनी चाहिए कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है। अगर आपको ये याद है तो कोई भी वाक्य अगर आपको दिया है तो आप उसको पढ़ के जब ये पहचान जाएंगे कि ये सकर्मक क्रिया का वाक्य है अकर्मक का, तब आप ये बात आसानी से पहचान जाएंगे कि ने परसर्ग का वहाँ पर हमको प्रयोग संबंधी प्रयोग करना है या नहीं करना है। क्लियर? सिंपल चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं देखते हैं, कुछ उदाहरण भी है तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी एक सामान्य भूतकाल का प्रश्न है तो ने यहाँ पर प्रयोग किया गया। राम ने खाना खाया, आसन्न भूतकाल का है, खाना खाया मतलब खा चुका है तो ने का प्रयोग हो रहा है। गीता ने नृत्य किया था, नीता कर चुकी है, वो कब की थी ये पता नहीं है लेकिन कर दी है, काम हो चुका है तो पूर्ण भूतकाल, तो ने का प्रयोग हुआ। गीता ने नृत्य किया होगा, जहाँ पर संदिग्ध है, हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि रोज शाम को 5 बजे नीता जो है गीता डांस करती है और आज आप 5 बजे घर पर नहीं अवेलेबल। तो क्योंकि रोज जब वो नृत्य कार्य करती है तो आपके दिमाग में ये बात वहाँ पर पिंच है कि गीता इतने समय डांस कर रही होगी या किया होगा। तो जहाँ पर ऐसे भूतकाल के प्रयोग दिखे या सकर्मक या कर्मक क्रिया दिखे, वहाँ पर हम कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग करते हैं। एक नियम, सिंपल बातें। आगे चलते हैं इसी के साथ। दूसरा जो नियम है वो ये है कि सामान्यतः अकर्मक क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। सकर्मक क्रिया के साथ हमेशा जो है ने का प्रयोग दिखेगा। अकर्मक क्रिया के साथ आपको ने का प्रयोग कर्ता के साथ नहीं करना है। जैसे श्याम हंसता है, गीता गाई नहीं गई, श्याम हंसता है तो श्याम क्या हंसता है बताइए? श्याम क्या हंसता है, कुछ पता है? श्याम कुछ मालूम है क्या हंसता है? कुछ नहीं हंसता है। हंसता क्रिया तो है लेकिन क्या हंसता है उसका उदाहरण आपको नहीं मिल रहा है। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है तो भाई पूछे कि आम क्या खाता है तो आप उत्तर बताएंगे मैम राम आम खाता है। लेकिन अगर लिखा रहे कि राम खाता है तो राम खाता है तो कैसी क्रिया? एक सकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि जब उसमें ये बात आ रही है कि राम खाता है, दैट मीन वो कुछ तो खाता होगा, दाल चावल रोटी फल फ्रूट चॉकलेट मटर पनीर जो भी उसको मन होता होगा, पिज्ज़ा बर्गर कुछ भी, एनीथिंग, ऑमलेट वगैरह जो भी खाता। नहीं ऑमलेट नहीं, राम है इसलिए ऑमलेट नहीं, कुछ भी, ठीक है। मैं राम भगवान से जोड़ ली इसलिए क्योंकि वो शाकाहारी थे। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि अब आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अकर्मक क्रिया क्या होती, सकर्मक क्रिया क्या होती, वेरी क्लियरली। इफ़ योर थॉट वॉज क्लियर देन यू विल, एनी प्रश्न आप कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रखना, आप अपने मेन पॉइंट पे पहुंच जाओगे। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। तो ने जब भी है वो अकर्मक के साथ हमको कभी नेवर भी यूज़, ठीक है, कभी नहीं करना है। अगर बताए फ्रेंड्स यही चीज़ इंग्लिश में होती ना तो क्या मज़ा आ जाता, लेकिन कोई नहीं, चलो आ जाओ तीसरे पे आ जाओ। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है कि जिन वाक्यों में बोलना, भूलना, लाना, ले जाना, चुकना आदि सहायक क्रियाएं आती ना, उनमें इनका ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे
मैं लिखना भूल गया, तो लिखना वह पुस्तक पढ़ चुका है। तो जिस भी वाक्य में आपको चीज़ ध्यान से चिन्हित कर लीजिए, पहचान जाएंगे प्रैक्टिस के बेस पे। जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे वाक्य आपको जो भी दिख रहा है उस वाक्य में आपको जैसे भूलने की क्रिया दिखे, भूलने की क्रिया दिखे, लाना, ले जाना, चुका, चुकना, ऐसी कोई भी सहायक क्रियाएं, ये सहायक क्रियाएं होती हैं। और सहायक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जो वाक्य को पूरा पूरा कंप्लीट अर्थ देने के लिए उनके साथ जुड़ती हैं। तो जैसे भूलना, लाना, ले जाना, चुकना, ऐसे शब्द आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसी क्रियाओं के साथ हमेशा ने का प्रयोग हम नहीं करते हैं। क्लियर? इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, ये उदाहरण हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ बात करते हैं दूसरा कारक जिस पर डिस्कस करेंगे, वो है हमारा कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। तो आइए इस पे जानते हैं कि मैंने एक कारक के बारे में पहले क्लियरली बताया, नियम जो उससे संबंधित है वो बताया, फिर यहाँ पर दूसरा कारक जिस पर कर्म का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पर कर्म का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने दिलकश को पीटा, मोहन ने दिलकश नाम से एक लड़का कोई था उसको पीटा, तो दिलकश यहाँ पर क्या है? कर्म है। ठीक है, किसको पीटा? जब आपने किसको का प्रश्न किया तो उत्तर में निकला दिलकश को पीटा, तो ये कर्म कारक है। जिस पर कर्म का, जब भी आप कोई वाक्य पढ़ रहे हैं आपको जो प्रतीत हो रहा है कि कर्म का प्रभाव पड़ रहा है उस वाक्य पर, तो वहाँ पर कर्म कारक होता है। अब इनके भी कुछ नियम है, वो नियम जानते हैं। बात करते हैं पहले नियम की। तो कर्म कारक में को का प्रयोग चेतन या सजीव कर्म के साथ होता है। ठीक है, को का जो प्रयोग है, कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को का जो इनका परसर्ग का चिन्ह है कर्म कारक का, वो को है। तो यहाँ पर चेतन या सजीव कर्म के साथ होता है। जैसे नितिन ने अजय को पत्र लिखा, तो सजीवता की जो बात है, क्योंकि दोनों एक जीव है, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नितिन नाम का एक लड़का है, अजय नाम का एक लड़का है। तो सजीव की जो चीज़ें हैं वहाँ पर हम इनका प्रयोग करते हैं। तो नितिन नाम का एक लड़का, उसने अजय को पत्र लिखा, तो दोनों में ये चेतन, क्योंकि चेत है शरीर ना, बॉडी एक्टिव है, जीव है, जिंदा है, इसलिए। मोहन ने श्याम को पुस्तक दी, तो मोहन भी एक लड़का, श्याम भी एक लड़का, दोनों जीव हैं, दोनों सजीव हैं। तो ऐसे जगह पे, ऐसे वाक्यों में, ऐसा जब कहीं पे आपको तालमेल दिखता है, संबंध दिखता है, तो वहाँ पर इनका प्रयोग प्रॉपर तरीके से किया जाता है। क्लियर? जबकि अगर जहाँ पर अगर उसी जगह कोई अचेतन चीज़ है जो जिसमें जीव नहीं है, निर्जीव कर्म के साथ है, तो वहाँ पे को का प्रयोग आप कभी नहीं करेंगे। जैसे गोपाल ने पत्र लिखा, अब गोपाल ने, पता नहीं पत्र में आपको वहाँ पर को किसको लिखा कुछ मालूम नहीं, फूल मत तोड़ो, फूल मत तोड़ो, तो ऐसी जगह पे आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी होगी। ठीक है, जहाँ पर अचेतन की कोई बहुत सचेत नहीं है चीज़ें, इसलिए ध्यान रखना होगा। बेसिक बेसिक नियम है, लिखने को नियम थोड़ी आएगा, आपको वहाँ पर उदाहरण दे सकता है, उसमें देखना था कि ये चीज़ कहाँ पर प्रयोग हो रही है या हम यहाँ प्रयोग करेंगे या नहीं। दूसरा पॉइंट है कि दिन, समय, तिथि प्रकट करने के लिए को का प्रयोग होता है। जब कभी भी हमको वाक्यों में दिन बताना है, अवधि बतानी है, तिथि बतानी है, समय बताना है, तो वहाँ पर को का प्रयोग करते हैं। 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और हमेशा जाएगा। सोमवार को अक्षरधाम मंदिर बंद रहता है। बहुत सारे मंदिर होते हैं जो अलग अलग दिनों पे बंद रहते हैं, अलग अलग टाइम पर खुलते हैं। तो जब दिन, समय, तिथि ऐसी कुछ भी प्रकट करनी होती है वाक्य में, तो वहाँ पर हम को का प्रयोग हमेशा करते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? बेसिक चीज़ें हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, आप बेसिक बात बस सीरियल वाइज देखते चलो। अगर प्रश्न बनता है, जो भी चीज़ें इसमें से नियम से आती वो हम ज़रूर फिर कर पाएंगे, क्योंकि ऑप्शन से हम पढ़ लेंगे उसको। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? तो आज मैं आपके से इतना ही डिस्कस करूंगी। आपकी एक छोटी सी क्लास होगी, मेन पॉइंट है, बाकी का कल का इसका टॉपिक मैं पूरा कवर कर दूंगी। तो आपके 3rd चैप्टर की जो मतलब पूरी एंडिंग है वो आपके कल हो जाएगी। आज मैंने यहाँ पर इतनी क्लास में आपको ये डिस्कस किया, बताया, 2 टॉपिक तो मैंने डिस्कस कर लिया, बाकी शेष जो बचे हुए कारक है वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। आई होप क्लास पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।